पास जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में हमने पढ़ना ये है कि हमारे पास या तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी हमारे पास लोअर जीआई ट्रैक, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेक्टम आ रहा है। इस पार्ट के अंदर आपके पास इन्फ्लेमेशन मिलेगी, हम उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। ठीक है, अब इस पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक होती है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, एक होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज। हम इन दोनों को डिफरेंशिएट सिर्फ एक पॉइंट से करते हैं, जो कि एक मार्कर होता है हमारे पास, हम उसे कहते हैं काल प्रोटेक्टिन। अब ये जो काल प्रोटेक्टिन होता है, ये हमारे पास मार्कर होता क्या है और हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे ना, मैं कहता हूं कि ये है एक मेरे पास स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर मेरे पास इस तरह से एक मार्कर लगा होता है, इसका नाम होता है हमारे पास काल प्रोटेक्टिन। डब्ल्यूबीसी करता क्या है, देखो जहां भी जिस जगह पे भी पहले इन्फेक्शन होगी, ठीक है, या हमारे पास किसी जगह पे ब्लीडिंग हुई है, उस जगह पे आपकी फिर इन्फ्लेमेशन होती है। और इन्फ्लेमेशन कैसी होती है, हमारे पास डब्ल्यूबीसी वहां आते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह आते हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, वहां आके हमारे पास काल प्रोटेक्टिन को रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, ये एक मार्कर है। ठीक है, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये उसको रिलीज करवा देते हैं। जब ये डब्ल्यूबीसी इसको रिलीज करवा देते हैं, तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है। यानी काल प्रोटेक्टिन का लेवल आपको इंक्रीज हमेशा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में मिलेगा, और नॉन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में आपको काल प्रोटेक्टिन का जो लेवल है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। ये कहा हुआ है, डब्ल्यूबीसी ने काल प्रोटेक्टिन एंजाइम को रिलीज किया, ये एक मार्कर है। ठीक है, ताकि हमारे पास शो हो जाए कि ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो कहीं भी क्वेश्चन में बताए, तो आप काल प्रोटेक्टिन से आप अंदाजा जरूर लगा लो कि ये इन्फ्लेमेटरी है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के अंदर हमारे पास दो डिसीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक हमारे पास आती है, हम कहते हैं क्रोन डिसीज। एक हमारे पास डिसीज आती है, हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अब हम क्रोन डिसीज को भी डिटेल से पढ़ेंगे और अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी। अब बेसिकली होता ये है कि क्रोन डिसीज के अंदर भी आपकी जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हुई है। यानी हम, मैं कहता हूं कि क्रोन डिसीज के अंदर भी आपके पास किसकी हुई है, आपकी ड्यूडिनम की, आपके जुजिनम की, आपके इलियम की, आपके कोलोन की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुई है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी आपका क्या है, आपके ड्यूडिनम की, ज्यूजिनम की, इलियम की और कोलोन की इन्फ्लेमेशन हुई है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो आपका रेक्टम है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन क्रोन डिसीज के अंदर जो आपका रेक्टम है वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। पहली बात ही आपकी ये। ठीक है, हमने कहा ये हुई है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, पहली बात हमने की कि क्रोन डिसीज के अंदर आपके पास जो रेक्टम होता है वो स्पेयर रहता है, रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता। या फिर अगर रेक्टम इन्वॉल्व होता भी है तो वो इतनी लेस क्वांटिटी में इन्वॉल्व होता है कि हमें उधर काल प्रोटेक्टिन का जो लेवल है वो हाई नहीं मिलता। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपके पास काल प्रोटेक्टिन का जो लेवल है वो ज्यादा मिलता है हर पार्ट में टिल रेक्टम। ठीक है, पहली चीज हमने ये कर ली। अब सेकंड चीज हमारे पास क्रोन डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता क्या, होता ये है कि आपके पास जब इन्फ्लेमेशन होनी होती है, तो इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है, हमारे पास होता है इंटरल्यूकन 1 और सॉरी इंटरल्यूकन 12 और इंटरल्यूकन 23 रिलीज होता है। जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होनी होती है तो इंटरल्यूकन, कुछ साइटोकाइंस ने रिलीज होना है। अब साइटोकाइंस ने रिलीज होना कैसे होना है, इंटरल्यूकन 12 और इंटरल्यूकन 23 जो होता है ये आपके पास टी हेल्पर 1 सेल्स को एक्टिव करवा देते हैं। अब ये हमारे पास एक साइटोकाइंस है जो कि इन्फ्लेमेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपकी आगे इसकी ये बात, या फिर इतना भी याद रख लो कि क्रोन डिसीज के अंदर ये आपका एसोसिएट करता है टी हेल्पर 1 सेल्स के साथ। ठीक है, अब अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमारे पास इंटरल्यूकन 13 होते हैं और इंटरल्यूकन 5 होता है। ये क्या करता है, ये आपके पास हमारे पास टी हेल्पर 2 सेल्स को एक्टिव करवा देता है। ये हमारे पास है दोनों मैकेनिज्म, इंटरल्यूकन 12 के, इंटरल्यूकन 23 के, ये टी हेल्पर 1 सेल्स को एक्टिव करवाता है, या इंटरल्यूकन 3 एंड इंटरल्यूकन 5 आपके टी हेल्पर 2 सेल्स को एक्टिव करवाता है। हमने बात ये कही थी कि आपके पास हमारे पास जो टी हेल्पर 1 सेल्स होते हैं, टी हेल्पर 2 सेल्स होते हैं, ये आपके पास बड़े साइटोकाइंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसमें, इन्फ्लेमेशन के अंदर। ठीक हो गया, ये आपके मेनली कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। और इसका हम जो डिसीज पढ़ रहे हैं दोनों, क्रोन डिसीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों की दोनों हमारे पास ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो पेशेंट होगा ये क्रोनिक डायरिया के साथ आएगा। ठीक है, अब पहली बात हमने कही कि इसमें रेक्टम स्पेयर नहीं होता, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो रेक्टम होता है, इसमें जो क्रोन डिसीज के अंदर जो रेक्टम होता है ये आपका स्पेयर होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो रेक्टम होता है ये आपका स्पेयर नहीं होता, रेक्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्रोन डिसीज एसोसिएट करती है टी हेल्पर 1 सेल्स के साथ, और अल्सरेटिव कोलाइटिस करती है आपके टी हेल्पर 2 सेल्स के साथ। ठीक है, अब अगली बात, क्रोन डिसीज के अंदर आपके पास ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास है 3 लेयर्स,
म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर एंड मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर। क्रोन डिसीज के अंदर आपकी जो तीनों की तीनों लेयर्स हैं, इनकी पूरी की पूरी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी सिर्फ और सिर्फ म्यूकस लेयर और सब म्यूकस लेयर आपकी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यानी इधर आपकी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, इधर आपकी म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होती है। ये थी आपकी दो बातें क्रोन की और अल्सरेटिव की। उसके बाद देखो, अगर ये आपकी तीनों की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती है ना, तो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होता है वेजर रेक्टा। अब आप लोगों को ये याद है कि नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। हमारे पास ये एक लेयर है म्यूकोसल लेयर, ये लेयर है सब म्यूकोसल लेयर, ये है मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर। अब वेजर रेक्टा होता क्या? वेजर रेक्टा एक ऐसी हमारे पास एक ब्लड वेसल होती है, जिसने हमारे पास यहाँ से सप्लाई करना होता है, म्यूकस लेयर से सप्लाई करना होता है सब म्यूकोस को, और सब म्यूकोस से करना होता है हमारे पास मस्कुलर एक्सटर्ना को। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, यहाँ से हमारे पास कहीं भी इंजरी आ जाती है अगर, तो यहाँ पे इंजरी आने की वजह से हमारे पास जारी बात है, ये जो ब्लड वेसल है जिसको हम वेजर रेक्टा कह रहे हैं, ये यहाँ की नहीं ट्रांसफर हो पाएगा, तो इसकी वजह से फिर आपके भाई ये सारा का सारा मैकेनिज्म खराब हो जाता है। इसे हम एनोरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कह रहे हैं कि वेजर रेक्टा डिसरप्ट हो गया, यानी क्रोन डिसीज के अंदर आपके तीनों की तीनों इन्फ्लेमेशन, देखो ना, यहाँ से मैकेनिज्म जो जा रहा था इसकी वजह से डिसरप्ट हो गया। हम कहते हैं कि इधर जो वेजर रेक्टा है वो डिसरप्ट हो गया। लेकिन आपके म्यूकस और सब म्यूकस लेयर, फॉर एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ ये म्यूकस लेयर है, ये सब म्यूकस लेयर है, ये हमारे पास मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, हुआ ये कि आपके पास यहाँ जो है ना वो आपकी इन्फ्लेमेशन हुई है, और आपके सब म्यूकस लेयर पे इन्फ्लेमेशन हुई है। ठीक है, लेकिन मस्कुलर है जो एक्सटर्नल लेयर है, ये आपका स्पेयर है, यहाँ आपकी इन्फ्लेमेशन हुई। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपका ये जो वेजर रेक्टा है वो भी तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में हमारे पास पूरी म्यूकस लेयर नहीं, पूरी डैमेज लेयर का फॉर एग्जांपल ये 1/3 पार्ट डैमेज हो रहा है। ठीक है, आगे वाले पार्ट से जो आगे हमारे पास मस्कुलर एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहा है, और इसको कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये था हमारे पास, इसमें वेजर रेक्टा इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसमें जो वेजर रेक्टा है वो पूरा का पूरा डिसरप्ट हो जाता है। ये था हमारे पास क्रोन डिसीज का और अल्सरेटिव कोलाइटिस का। अब बात करते हैं कि देखो, इसके अंदर तीनों की तीनों लेयर्स मसला है, और वेजर रेक्टा का भी मसला है। इसका मतलब है ये जो बंदा आएगा, ये आपके पास आएगा हमारे पास वाटरी डायरिया के साथ। ठीक है, ये जो बंदा होगा हमारे पास आएगा वाटरी डायरिया के साथ। ये था आपका बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब उसके बाद हमारे पास वैसे तो ये ब्लडी डायरिया के साथ भी आ सकता है, लेकिन मेनली वो क्वेश्चन करता है इसके क्रोन डिसीज के वाटरी डायरिया के साथ। ठीक है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये जो बंदा आएगा, ये हमेशा ब्लडी डायरिया के साथ आएगा। ये थे आपके कुछ डिफरेंस। मैं डिफरेंस रिपीट करता हूँ। क्रोन डिसीज में सबसे बात हमने पढ़ी कि हमारे पास ये जो बंदा होगा, इसमें रेक्टल इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें रेक्टल इन्वॉल्व होगा। ये एसोसिएट करता है टी हेल्पर 1 के साथ, ये एसोसिएट करता है टी हेल्पर 2 के साथ। इसके अंदर आपके पास जो वेजर रेक्टा होगी वो इन्वॉल्व नहीं होगी, जो वेजर रेक्टा है वो पूरी की पूरी डिसरप्ट हो जाएगी। इसकी वजह से आपको वाटरी डायरिया भी हो सकता है, और बंदे को ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो है ना वो मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर इन्वॉल्व नहीं होगी, और इस बंदे को जो होगा वो आपको ब्लडी डायरिया वाले सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, आपकी आगे ये बात, क्योंकि वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाने में वो क्रोन डिसीज के क्वेश्चन वाटरी के साथ करता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के करता है वो इस ब्लडी डायरिया के साथ। आपकी आगे पहले ये बात। उसके बाद हमने कहा था कि क्रोन डिसीज हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आपको कार्बोप्रोडक्टिन का जो लेवल है वो आपको दोनों में इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, अब अगर क्रोन डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस को आप ट्रीट नहीं करते, तो ये आपका देखो कोलोन कैंसर में भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर आपके जो है ना वो कोलोन पार्ट इन्वॉल्व है। तो हम कहते हैं इधर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी बात। अब दोनों सिम्टम्स क्या लेके आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास वो जो बंदा होगा वो रैश के साथ आएगा। ठीक है, रैश किसके साथ आ सकता है? जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारे पास होते हैं, हमने कहा था डर्माटाइटिस हर्पेटिफोमस, यानी जो आपके एक्सिलरी एरिया था, जो आपका हमारे पास नी एरिया था। ठीक है, इसमें आपको रैश मिलते थे, रेड स्पॉट मिलते थे, व्हाइट स्पॉट मिलते थे, यानी आपको रैश मिल सकते हैं। उसके बाद आपको इधर जो है ना वो आई की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इधर आपको जो है ना वो ज्वाइंट्स के पेन हो सकते हैं। मैं दिल लिख देता हूँ, इधर भी आपको आई की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और इधर जो आपका वो आपकी ज्वाइंट की पेन हो सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल वो आपको ये बंदा ये तीनों की तीनों सिम्टम्स लेके आया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि इधर जो है ना वो ड्यूडेनम भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आप डिफरेंस कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक आपके पास पेशेंट आया, उसके जो ड्यूडेनम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, उस इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसके बाद उसको ये वाले 3 सिम्टम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी तो सेम बात है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी आपकी ड्यूडेनम की इन्फ्लेमेशन होगी, और इसमें भी आपके ये तीनों की तीनों सिम्टम्स आएंगे। अब वो क्या करेगा? वो आपको मेन बात करेगा कि आपको ब्लडी डायरिया आ रहा है, फिर ब्लडी डायरिया के साथ आप वो कर दोगे कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और अगर वो क्वेश्चन करता है इसके साथ साथ वो वाटरी डायरिया करता है, तो फिर आपका ये होगा क्रोन डिसीज। ठीक हो गया आपकी ये बात। अगर वो और डी में जाना चाहे तो वो एंटीबॉडीज की बात करेगा। अब वो कौन सी होती है? हमारे पास हमेशा क्रोन डिसीज के अंदर क्रोन डिसीज आपकी एसोसिएट करती है प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस के साथ। अब प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिएंजाइटिस होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वैसे तो ये डिसीज आ गया है, लेकिन पहले पता होना चाहिए ताकि आपको ये डिसीज हो डिस्कस। ये मैं कहता हूँ ये हमारे पास है लीवर। ठीक है, और ये मेरे पास है हमारे पास गाल ब्लैडर। हमारे पास दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक हमारे पास होती है इंट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन, एक हमारे पास होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन। अब ये हमारे पास इसका मतलब क्या? हमारे पास यहाँ होती है जो लिवर के अंदर होती है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंट्रा हेपेटिक कोली सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रा हेपेटिक, यहाँ से हमारे पास बाइल बाइल जो है ना, ठीक है, वो सिक्रीट करती हैं, वो जिस रूट के थ्रू सिक्रीट करते हैं उसे कहते हैं हम इंट्रा हेपेटिक डक्ट।
ठीक है। अभी इंट्रा हेपेटिक डक्ट यहाँ से जब निकलती है, ठीक है, और फिर ये आपके पास स्टोर होने के लिए यहाँ जा रही होती है, जो लिवर के अंदर है उसे हमने कहा इंट्रा हेपेटिक, जो लिवर से बाहर है और गाल ब्लैडर के अंदर जा रही है इसे हमने कहा एक्स्ट्रा हेपेटिक। ठीक है। हमारे पास प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस के अंदर या तो हमारे पास इंट्रा हेपेटिक या तो हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक, यहां आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी जो डक्ट है इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर यही जो इन्फ्लेमेशन है ये फाइब्रोसिस करवा देती है, इसी हम कहते हैं प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस। और प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस एसोसिएट करती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कैसे करती है, देखो होता ये कि आपके पास यही जो डक्ट है, मैं कहता हूं कि यहां हुई थी इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और हमने कहा था यही जो डक्ट है ये आपके पास ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में जाके इसने लगना होता है थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर वगैरह, ठीक है, यानी पैंक्रियाज है, और उसके बाद यहाँ आके ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आपके इसने ड्रेन करना होता है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये फाइब्रोसिस तो ये फाइब्रोसिस ट्रांसफर होते होते आपके इस ड्यूडेनम के पार्ट में गई, ये ड्यूडेनम से पार्ट से फैलते हुए जुजिनम में गई, जुजिनम से पार्ट फैलते हुए आपके क्लोन में गई, तो ये आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला केस नहीं हो गया, ये था हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना इसके अंदर क्रोन डिसीज के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता, अभी बताता हूं इसके अंदर क्या होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया इधर आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट जो होती है ये आपकी इन्वॉल्व होती है, जिसको मैंने कहा था इंट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन। अब इसमें कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस में भी और अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी आपको सेम मिलती है। कौन कौन सी? एक हमारे पास होती है माइयेलो परऑक्सीडेज पॉजिटिव मिलता है। अब माइयेलो परऑक्सीडेज पॉजिटिव हमेशा आपको तब मिलता है जब आपके पास कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रही हो, ठीक है, कोई भी सीवियर इन्फेक्शन हो रही हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीन होती है, एक होती है हमारे पास जीन आनका जीन, ठीक है, आनका जीन होती है दो किस्म की, एक होती है सी आनका, एक होती है पी आनका। लेकिन आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर और प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस के साथ पी से याद रखो, ये हमारे पास यहाँ जीन होती है पी आनका जीन, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमने बात की कि आपके पास इस सर्कुलेशन की वजह से यहाँ आपको कुछ एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलती है, एमपीओ आंका, आंका जीन और पी आंका जीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होती है ना, इधर क्रोन डिसीज की बात करते हैं। क्रोन डिसीज के अंदर आपको एंटीबॉडीज मिलती है एंटीसेक्रोमाइसिस सेरिविजाई एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी जो होती है ये आपको यहाँ पॉजिटिव मिली है, ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रखनी है। अब क्रोन डिसीज के अंदर ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस बनती है जिसमें हम बात करते हैं, देखो होता ये मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना ये थी हमारे पास एक इंटेस्टाइन, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, और उसके बाद इंटेस्टाइन के पास यहाँ हमारे पास ये मेरे पास एक ब्लैडर है अलग, ये इकट्ठी चीज नहीं है, ये अलग, ये एक ब्लैडर है, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन है। अब हम कहते हैं कि इधर आपको जो है ना वो हम कहते हैं एंट्रोवेजिकल फिस्टुला। फिस्टुला का नाम क्या आपने सुना होगा, फिस्टुला कहते हैं कोई भी जो है ना वो एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिस्टुला। अब हुआ ये कि ये इंटेस्टाइन आराम से यहाँ से जा रही थी और ये ब्लैडर यहाँ पर था, हुआ ये कि इन दोनों का जो है ना ये इन दोनों का हमारे पास यहाँ कनेक्शन बन गया। जब इन दोनों का हमारे पास कनेक्शन बन गया तो हम किसे कहते हैं, ये हमारे पास फिस्टुला डेवलप हो गया, और इस फिस्टुला को हम कहते हैं एंट्रोवेजिकल फिस्टुला, ठीक है। अब इस एंट्रोवेजिकल फिस्टुला से मसला क्या बनेगा, देखो हुआ ये कि आपकी जो था ना वो डिसीज के अंदर यानी क्रोन डिसीज इन्फ्लेमेशन आपके इधर हुई थी, अब यही जो इन्फ्लेमेशन होगी ये आपकी ट्रांसफर होते ब्लैडर में आ जाएगी, और ब्लैडर से ट्रांसफर होते एनल में आ जाएगी, फिर हम इसे कहते हैं ये आपका एसोसिएट करती है पेरी एनल डिसीज के साथ। क्रोन डिसीज एसोसिएट करती है पेरिएनल डिसीज के अंदर, और अल्सरेटिव कोलाइटिस करती है प्राइमरी सेक्युलोजिंग कोलिएंजाइटिस के साथ, ठीक है। ये आपकी थी एक बात। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना मैं आपको दोनों की जो है ना मेन वो कहा बताइए आपको, वो कहा था आपको पास रैश होते हैं, आइज होते हैं, आइज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, जिसको हम यूवियाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यूविया की जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसके बाद हमने कहा था जो है ना इसको ज्वाइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस वगैरह के वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। ये थी कुछ बातें हमारे पास क्रोन डिसीज की, और कुछ आती है हमारे पास इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की, आप लोगों ने ऐसे ही याद रखी है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास होता क्या, याद रखना है हमारे पास क्रोन डिसीज के साथ एक डिसीज एसोसिएट करती है, हम उसे कहते हैं क्रोनिक इलियोकोलाइटिस। अब ये क्रोनिक इलियाइटिस या क्रोनिक इलियोकोलाइटिस होता क्या, इस डिसीज के अंदर आपके पास जो है ना वो किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। अब किडनी में स्टोन्स कैसे बनते हैं, ये आपके पास जो स्टोन्स बनते हैं हम उसे कहते हैं ऑक्सैलेट स्टोन्स, ठीक है। ये हमारे पास बनते हैं ऑक्सैलेट स्टोन। ये ऑक्सैलेट स्टोन हमारे पास इसलिए बनते हैं, हमारे पास जो कैल्शियम और ऑक्सैलेट होता है ना उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, कैल्शियम आपका जो है ना वो फैट के साथ मिलकर ऑक्सैलेट फ्री हो जाती है। ये हम वैसे ना बात ये रेनल में भी पढ़ी थी, और ये हमने जो है ना वो वैसे तो ये रेनल सिस्टम की बात है कि हमारे पास ऑक्सैलेट स्टोन बनते हैं, लेकिन इधर याद रखो कि क्रोन डिसीज के अंदर आपके पास जो है ना वो ऑक्सैलेट टाइप ऑफ किडनी स्टोन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी थी ये बात। उसके बाद हमने कहा इधर आपको ये वाली सर्कुलेशन मिलेगी। अब मैं आपको एक और सर्कुलेशन बता रहा हूं, हम उसे कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। हमने कहा था इंट्रा बाइल डक्ट की बात कर ली, एक्स्ट्रा बाइल डक्ट सर्कुलेशन की बात कर ली, अब आती है हमारे पास एक एंट्रा हेपेटिक सर्कुलेशन। अब एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होती है, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है लीवर, ठीक है, इस लीवर से हमारे पास यहां से आ रही होती है, ठीक है, हमारे पास राइट
ये हमारे पास आ रही होती है लेफ्ट, यहाँ से हमारे पास आ रही होती है बाइल डक्ट, ये हमारे पास बनती है कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ से हमारे पास पेंक्रियाज से ड्रेन करती है इस तरह, और ये हमारे पास ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में आके एम्पुला ऑफ वेक्टर के थ्रू यहाँ ड्रेन कर जाती है ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में। ठीक है, अच्छा अब होता क्या, देखो यहाँ से हमारे पास सारी की सारी जो सर्कुलेशन है ना वो आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, देखना फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से है ना कुछ आपके पास जो मोलिक्यूल्स थे ना, कोई भी मोलिक्यूल्स थे ना, ये आपके पास ड्यूडेनम में आके एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, बाइल आया, ठीक है, बाइल के साथ हमारे पास कुछ मोलिक्यूल्स है जो आपने खाए, ठीक है, फूड मटेरियल इंटेक किया, वो हमारे पास यहाँ ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है, ये होती क्या है, यहाँ से हमारे पास जो है ना, देखो ये हमारे पास ड्यूडेनम है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो होती है ना वो वेन्स जा रही होती है कुछ। ठीक है, अब ये जो वेन्स होते हैं ये आपके पास ड्रेन करती है सीधा किधर, पोर्टल वेन के अंदर। ठीक है, यानी ये देखो कि आपके पास जो हमारे पास जो चीजें हैं लिवर से ट्रांसफर हुई है किधर, ड्यूडेनम के अंदर, फिर ड्यूडेनम से ये वापस हमारे पास पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जा रही है, इसे हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। बेसिकली एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर अगर हम फिजियोलॉजिकल बात करें तो ब्लड का ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर हम पैथोलॉजिकल बात करें तो कुछ मोलिक्यूल्स भी जो होते हैं ना, देखो यहाँ कुछ मोलिक्यूल्स भी जो होते हैं ना, ये आपके इधर वेन के थ्रू ट्रांसफर होकर लिवर में चले जाते हैं। वैसे हम इस सर्कुलेशन कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। और क्रोन डिसीज के अंदर ये आपकी जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है ये आपकी अल्टर्ड करती है, यानी इसके अंदर मैंने कहा कुछ मॉलिक्यूल जो है वो आपके ट्रांसफर करके आपके लिवर में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिवर है ये भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये था आपका क्रोन डिसीज के साथ एसोसिएट। उसके बाद मैंने जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात की, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैंने आपको ये बताया कि आपको इसमें ये वाली चीज याद रखनी है कि आपके पास हमारे पास कैसे इन्फ्लेमेशन हुई, और इसमें आपकी माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, आंकाजीन और आपको पियांकाजीन आपको यहाँ पॉजिटिव मिलती है। ठीक है, ये था आपकी कुछ बातें हमारे पास क्रोनिक डिसीज की और आपकी आ गई कोलाइटिस की। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास देखो डिसीज आती है, एक हमारे पास होती है फलमिनेंट, या हम कहते हैं फ्लूमिनेंट कोलाइटिस। ठीक है, ये इसे कहते हैं, इस डिसीज का नाम है हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोन, इसे हम कहते हैं फल्मिनाइटिस कोलाइटिस। अब इसके बाद हमारे पास एक और आती है टॉक्सिक मेगा कोलोन। ठीक है, अच्छा अब ये टॉक्सिक मेगा कोलोन होती क्या है, टॉक्सिक मेगा कोलोन के अंदर देखो आपकी जो कोलोन पार्ट है ना उसके अंदर आपके पास टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, लेकिन इसका एसोसिएट करता है, ये आपके पास एक एसोसिएट करता है एक डिसीज के साथ जिसका नाम है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। टॉक्सिक कोलोन इज एसोसिएट विद सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब ये जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है ना, इसके अंदर आपको सिम्टम्स क्या मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास एक बंदा है टॉक्सिक मेगा कोलोन के साथ या सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के साथ, तो आप डायग्नोस कैसे करोगे। बेसिकली ये आपके पास किसकी एसोसिएट करती है, ये आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ करती है, लेकिन वो ऑप्शन में आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर नहीं बताता तो फिर आपने टॉक्सिक कोलोन या फिर सूडोमोनास कोलाइटिस को ही लगाना है ना, लेकिन आप इसको डायग्नोस कैसे कर पाओगे। याद रखना कि कोई बंदा आएगा आपके पास फीवर के साथ, ठीक है, कोई बंदा आपके पास आए साइन ऑफ शॉक के साथ, पहली बात आपको कहा कोई बंदा आएगा फीवर के साथ, कोई बंदा आए साइन ऑफ शॉक के साथ, तीसरा कोई बंदा आया आपके पास ब्लडी डायरिया के साथ, इसको आपने कहना है ये आपके पास होता है टॉक्सिक मेगा कोलोन, या हम इसे कहते हैं सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ठीक है, ये आपके पास ये एसोसिएट करती है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाने वाला बड़ा है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता क्या है, और ये एसोसिएट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन है इसकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की, और फुलमिनेंट कोलाइटिस जो है ये भी आपकी हमारे पास एसोसिएट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ लेना, फिर भी कोई अगर बुक में लिखा हो, ठीक है, जो मुझे ना याद हो वो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये थे हमारे पास दो बातें कि हमारे पास क्रोन डिसीज और आ गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब उसके बाद हमारे पास एक और डिसीज आती है, हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। क्या होता है, अच्छा अब एक बात याद रखना, माइक्रोस्कोपिक जो कोलाइटिस है ना, इसका क्वेश्चन कैसे वो पूछता है। ठीक है, मैं आपको पहले इसको क्लिनिकल क्वेश्चन से बताता हूँ। वो कहता है कि आपके पास एक 45 ईयर जो है ना वो ओल्ड वुमेन है, मेनली वुमेन की बात करेगा, मेल की नहीं करेगा। ठीक है, और बात भी करेगा 40 to 50 ईयर एज की, यानी ओल्ड की बात करेगा, 45 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये आपके पास आई है किसके साथ, ये आपके पास आई है डायरिया के साथ। ठीक है, सीवियर डायरिया के साथ आई है या क्रोनिक डायरिया के साथ आएगा। वो कहती है कि ये जो है ना काफी देर हो गया मुझे जो है ना वो डायरिया। ठीक है, 45 साल की जो फीमेल है वो डायरिया के साथ आई है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप जब इसकी एब्डोमेन में देखते हो तो एब्डोमेन इसका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको डायरिया। फिर जब आप माइक्रोस्कोपिकली या हिस्टोपैथोलॉजी देखते हो, फिर आपको क्या मिलता है, फिर आपको मिलते हैं हमारे पास थिकन्ड सब एपिथेलियल कोलेजन बैंड। ये आप लोगों ने याद रखना है कि माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस के अंदर आपको क्या मिलता है, आपके पास एक 45 इयर्स की फीमेल आई है, क्रोनिक डायरिया के साथ आई है, एब्डोमेन उसका क्लियर है, आपको क्या मिल रहा है, थिकन्ड सब एपिथेलियम कोलेजन बैंड मिल रहे हैं, साथ आपको कुछ लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको जब ये वाला क्वेश्चन वो कहेगा तो आपने आंख बंद करके माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस लगाना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर पता लगेगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन है। ठीक है, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन हुई है, लेकिन माइक्रोस्कोप इसलिए कहा है कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ये डायग्नोज हो पाएगा, वैसे आपको ये नहीं हो पाएगा। और कैसे होगा, थिकन्ड सब एपिथेलियल कोलेजन बैंड विद लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशंस।
और बंदा क्या आएगा, वो जो फीमेल आएगी वो वाटरी डायरिया वाले सिम्टम के साथ आएगी। अच्छा, अब कल मैंने ना एक बात थी आपको बता रही थी कि आपके पास, बल्कि एक बात बताई थी कि आपके पास जो भी बंदे होते हैं ना, जो एनिमल सोर्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं खाते, ठीक है, जो हमारे पास एनिमल सोर्स प्रोडक्ट नहीं खाते, हमने कल बातें पढ़ी थी कि उसको मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल सोर्स प्रोडक्ट जो इंटेक नहीं करते ना, हम उस बंदों को कहते हैं वो आपके पास वेगन डाइट खा रहे हैं। अब वेगन डाइट होती क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेगन डाइट के अंदर। आपके पास पहली चीज, इसके अंदर आपकी विटामिन B12 जो होता है ना, वो बंदे के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, अगर वेगन डाइट को खाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास राय होते हैं, व्हीट वगैरह होती है, ठीक है, सिर्फ गंदम ही खा रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। सेकंड चीज, इसके अंदर जो आपकी कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। थर्ड चीज, इसके अंदर आपका जो विटामिन D है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फोर्थ चीज, इसके अंदर आपकी जो आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। फिफ्थ चीज, इसके अंदर आपकी जो जिंक है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी हम कहते हैं कि एब्सटिनेंस ऑफ ऑल एनिमल सोर्स प्रोडक्ट, ये हमारे पास वेगन डाइट के अंदर आता है कि वेगन डाइट हमारे पास ये होती है जिसके अंदर आपके इन सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो रही है, उसे हम उसे कहते हैं वेगन डाइट, ठीक है। ये आप लोगों को बात आप लोगों ने ना लिख लेनी है, याद कर लेनी है। अच्छा, हमारे पास हमने क्रोन डिसीज पढ़ी, हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात पढ़ी, अब हमने माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस की बात पढ़ी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो है ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब आती है हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बंदा है ना नॉन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के साथ, फिर हमने डायग्नोस करने में हमने देखना है उसका जो काल प्रोटेक्टिन का लेवल होगा वो आपको डिक्रीज मिलेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास एक प्रोटीन होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी आपको कम मिलेगी। ये वैसे बताऊंगा आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, ये होती क्या, इसका काम क्या। अच्छा, हमारे पास आती है हमारे पास क्या, इरिटेबल बाउल डिसीज। अच्छा, इरिटेबल बाउल डिसीज के अंदर हमारे पास होता क्या, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर होता क्या, आप लोगों ने याद ये रखना है कि कोई भी आपके पास मेल आए, कोई भी आपके पास फीमेल आए, ठीक है, वो क्या सिम्टम लेके आएगी, वो कहेगी डॉक्टर साहब बात ये है कि मैं जो है ना वो 2 दिन मेरा डायरिया रहता है, ठीक है, फिर आफ्टर 2 दिन मेरे कॉन्स्टिपेशन रहती है, फिर आफ्टर 2 दिन फिर डायरिया रहता है। यानी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आपस में साइक्लिक काम करते हैं, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हम इसीलिए इसकी पैथोलॉजी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह हो सकती है, कोई इंट्राल्यूमिनल प्रेशर की वजह से हो सकती है, ठीक है, कोई इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हो सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कोई भी रीजन हो सकती है। वो कहेगा डॉक्टर साहब बात यह कि डायरिया है, डायरिया के साथ फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर डायरिया रहता है, इन दोनों का साइकिल में वर्क होता रहता है। हम कहते हैं जो डायरिया और हमारे पास कॉन्स्टिपेशन है ये आपस में ऐसे साइक्लिक काम करते रहते हैं। पहली चीज आपका मेन डायग्नोज में ये बात होनी चाहिए। सेकंड चीज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आप लोगों ने याद रखनी है कि वो आपके पास पेशेंट क्या कहेगा, वो आपके पास पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब बात ये कि जो स्टूल है ना, ठीक है, वो आपके पास बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आता। यानी हमारे पास जो है ना वो फाउल लाइक स्मेलिंग है, हम कहते हैं मेलिना या स्टियाटोरिया, ठीक है। अभी आपके पास जो स्टूल है ये हिस्ट्री कैसे देगा, वो तो आपको पता है बड़ी डिसीजों के अंदर मेलिना आता है, बड़ी डिसीज के अंदर स्टियाटोरिया आता है, लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी है। अच्छा, हम कहते हैं जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है हम इसको ऐसे देखते हैं कि देखो वो कहेगा डॉक्टर साहब बात ये है कि 3 महीनों से जो है ना वो मुझे ये जो है ना स्टूल का मसला आ रहा है, ठीक है, या बार बार डायरिया या बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, लेकिन 3 महीनों से मसला बन रहा है। अब 3 महीनों में वो कैसे आपको बताएगा, वो कहेगा कि हमारे पास एक वीक के अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 दिन से ज्यादा, एक वीक के अंदर हमारे पास 3 दिन से ज्यादा, वो कहेगा हमारे पास जो है ना वो 1 मंथ के अंदर हमारे पास 7 दिन से ज्यादा, ठीक है, आपके पास और 3 महीनों से ज्यादा। वो क्या कहेगा, वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब 1 हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा मुझे ये मसला रहता है, ठीक है, या वो कहेगा 1 महीने में जो है ना वो 7 दिन से ज्यादा मसला रहता है, ठीक है, या वो कहेगा कि आपके पास ये जो मसला है ये 7वीं, इसके बाद कहेगा कि जो मसला है ये 3 महीनों से ज्यादा चल रहा है। हम कहते हैं ये हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। वो इस तरह की हिस्ट्री देगा और इस तरह की हिस्ट्री आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी डिजीज के अंदर नहीं मिलेगी। वो आपको इस टूल की कंसिस्टेंसी बयान कर रहा है, ठीक है, पहली सेकंड चीज आपकी ये बात। अब थर्ड चीज, इसके अंदर या तो आपको न्यूरोलॉजिकल मसला या तो आपको साइकेट्रिक मसला होगा। हम इन तीनों को देखते हुए हम आंखें बंद करके डायग्नोज लगा देंगे ये हमारे पास है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। हमने कहा कि इसके अंदर जो है न्यूरोलॉजिकल मसला हो सकता है, साइकेट्रिक मसला हो सकता है। वो कहेगा मुझे जो है ना वो मैं खाना खाया मुझे याद नहीं रहता, ठीक है, मुझे जो है ना वो लोगों की मतलब बातें याद नहीं रहती कि मैंने क्या की हैं। या वो कहेगा कि उसको साइकेट्रिक का मसला है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और साथ वो स्टूल की हिस्ट्री दे, साथ वो ये डायरिया कॉन्स्टिपेशन वाला बात लेके आए, फिर हम कहेंगे ये हमारे पास है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आप लोगों ने इस तरह ही याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद क्या कह रहे हो, आगे हमारे पास आता है अपेंडिसाइटिस। अच्छा, अब ये अपेंडिसाइटिस क्या होता है, अपेंडिसाइटिस बेसिकली हमारे पास होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स की रीजन भी तो हो सकती है, अगर तो ये हमारे पास होता है एडल्ट्स के अंदर,
ठीक है, तो एडल्ट्स के अंदर इस वजह से हो सकता है हमारे पास जो इंटेस्टाइनल सेल्स थे ना वो डैमेज हुए, उस इंटेस्टाइनल सेल के डैमेज होने की वजह से जो आपका अपेंडिक्स था ना उधर आपकी इन्फ्लेमेशन होने लग गई, यानी डैमेज हुए, उस डैमेज के साथ साथ आपका जो अपेंडिक्स का पार्ट था ना वो भी डैमेज हो गया। हम कहते हैं एडल्ट्स के अंदर इस वजह से हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर किस वजह से हो सकता है? चिल्ड्रंस के अंदर रीजन ये है कि आपके पास कुछ लिम्फॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं, उस लिम्फ नोड्स का हाइपरप्लाजिया होने की वजह से या लिम्फ नोड की स्वेलिंग होने की वजह से आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ये थी आपकी कुछ रीजंस, ये मतलब ये एक थे एक्यूट कंडीशन या प्राइमरी कंडीशन जिस वजह से आपको अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब अपेंडिक्साइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स तो हो गया। अब बात करते हैं, देखो मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है अपेंडिक्स। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स जो होता है ये आपके पास जो होता है, इस अपेंडिक्स के पास हमारे पास यहाँ इस ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है अपेंडिक्स की बेस, ये हमारे पास है अपेंडिक्स का हमारे पास अपर पार्ट, या हम कहते हैं इसको वो ये होती है बेस, और ये हमारे पास होता है एपेक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ होता है एंटीरियर पार्ट, और हमारे पास होता है पीछे होता है पोस्टीरियर पार्ट। अब जो अपेंडिक्स होता है इसकी बेस पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हम इसे कहते हैं टीनियाई कोलाई। बेसिकली ये अपेंडिक्स के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है। ठीक है, इस तरह अपेंडिक्स के साथ बिल्कुल जुड़ा होता है, लेकिन ये एक सर्जिकल लैंडमार्क है। जब हम सर्जरी करते हैं ना, तो कोई भी आपसे पूछे कि ड्यूरिंग द सर्जरी आप सबसे पहले जो है ना वो आपको कौन सा ऐसा लैंडमार्क नजर आएगा जिससे आप डायग्नोस कर पाओगे कि ये हमारे पास एक अपेंडिक्स ही हमने पकड़ा हुआ है, वो हम कहते हैं वो हमारे पास है टीनिया इकोलाई। ठीक है, ये एक व्हाइटिश थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्किन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये आपके पास जो होता है ना वो अपेंडिक्स आपको ऐसे नहीं नजर आता। अपेंडिक्स को देखने के लिए आपको टीनिया इकोलाई जो होता है ना वो बेस पे आपको नजर आता है। बिल्कुल बेस पे जब आप देखते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसका नाम होता है टीनिया कोलाई। फिर आपको पता लग जाता है ये आपके पास अपेंडिक्स ही है। ठीक है, ये थी आपकी बात। अब अपेंडिक्साइटिस के अंदर आपके पास जो टीनिया कोलाई है इसका भी डैमेज हो सकता है, यानी टीनिया कोलाई का डैमेज हुआ, ठीक है, इधर आपका डैमेज हुआ, आपको बेसिक जो सर्जिकल लैंडमार्क था ये आपको नजर नहीं आया, फिर इसकी वजह से आपके पास जो है ना वो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, या मैंने आपको कहा कि इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके पास कुछ पार्टिकल्स थे वो आपको यहाँ गए, जिस वजह से यहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी। या मैंने आपको कहा कि यहाँ हमारे पास लिम्फ नोड की हाइपोप्लाजिया की वजह से या लिम्फ नोड के स्वेलिंग की वजह से भी आपको अपेंडिसाइटिस हो सकती है। ये हमने बात करी सारी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो अपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है, इसके अंदर आप डायग्नोज कैसे कर पाते हो? इसको तीन चीजों से डायग्नोज करते हैं। पहली चीज आप एक साइन से करते हो जिसका नाम होता है रोवजिंग साइन। ठीक है, सेकंड चीज आपके पास हमारे पास साइन होता है जिसे हम कहते हैं मैकबर्नी साइन। थर्ड चीज हमारे पास एक साइन होता है हमारे पास जिससे हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, या हम कहते हैं ब्लमबर्ग साइन। ये तीन साइन आप लोगों को पता होने चाहिए इसको करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मैकबर्नी साइन क्या होता है। मैं पहले आपको वैसे इससे पहले एक बात बता दूं कि अपेंडिसाइटिस के अंदर ना आपको ये पता कैसे लगता है, आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना उसकी या तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है या तो इरिटेशन हो जाती है। कहते हैं पेरिटोनाइटिस हो गया या हमारे पास पेरिटोनियल हमारे पास इरिटेशन हो गई है। अच्छा, आप साइन की तरफ चलते हैं। पहले बात है हमारे पास है मैकबर्नी साइन। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये अम्बिलिकस रीजन और ये हमारे पास है अपर अम्बिलिकल पार्ट, ये हमारे पास है सेकंड लोअर अम्बिलिकल पार्ट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ हमारे पास जो है ना वो स्पाइन होती है, हम हमारा नाम होता है सुपीरियर इलियक स्पाइन। राइट साइड पे ये हमारे पास राइट पार्ट है, ये हमारे पास लेफ्ट पार्ट है। अम्बिलिकल के बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ हमारे पास होता है सुपीरियर इलियक फोसा या सुपीरियर इलियक स्पाइन। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो आप देखते ही हो कि आपके पास यहाँ जो होता है ना ये अपेंडिक्स, ये हमारे पास वही अम्बिलिकस है। ठीक है, अम्बिलिकस से आप इधर जाते हो राइट साइड पे, और राइट साइड से जब आप नीचे की तरफ इस तरह से मूव करते हो तो यहाँ आपको जो है ना वो अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आपको मिलता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके पास जो इसकी पेन है वो आप जब अम्बिलिकस रीजन पे क्लिक करते हो, ठीक है, इधर आप टिप करते हो तो आपको जो पेन है वो आपको इधर महसूस होती है। इसे हम कहते हैं मैकबर्नी साइन। जब मैकबर्नी साइन हम ये कहते हैं कि आपके पास क्या होता है, ये दर्द होती है ये आपकी ये इस रीजन से लेके सुपीरियर इलियक स्पाइन यानी इधर, यानी ये जो आपके पास ऐसे जो दर्द है पेन है वो आपकी ट्रांसफर करती है। इसे हम कहते हैं मैकबर्नी साइन। और हमने ये बात पढ़ी थी एक डिसीज के अंदर भी, बल्कि डिसीज नहीं थी, है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ही था रिप्रो में। अगर किसी को याद तो मुझे बताए। अच्छा, हमने बात की कि हमारे पास ये है मैकबर्नी साइन। अब सेकंड हमारे पास है रोवजिंग साइन। रोवजिंग साइन क्या होता है और हमारे पास ब्लमबर्ग साइन क्या होता है? रोवजिंग साइन ये होता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है जिसका नाम है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है राइट लोअर क्वाड्रेंट। आप जब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे दबाओगे, प्रेस करोगे तो आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी, इसका नाम है हमारे पास रोवजिंग साइन। ठीक है, और हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इसका एक वो नाम भी है। अच्छा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे हम जब करेंगे तो हमारे पास जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास पेन होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास रोवजिंग साइन, ये हमारे पास आ गया मैकबर्नी साइन। अब ब्लमबर्ग साइन क्या होता है, हम इसे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। अच्छा, अब जब भी आप रीबाउंड टेंडरनेस देखना चाहो या ब्लमबर्ग साइन को देखना चाहो तो आपको कैसे पता लगेगा? आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ये ब्लमबर्ग साइन में आप लोगों ने जो एब्डोमिनल कैविटी है ना उस पे प्रेस करना है किसी भी पार्ट में लेफ्ट, लेकिन लोअर पार्ट में आपने लेफ्ट लोअर
लेफ्ट लोअर पे कर लो या राइट लोअर पे कर लो, ठीक है, या लंबर रीजन पे कर लो। आप लोगों ने जो एब्डोमिनल पार्ट है उसमें आपने प्रेस करना है। जब आपने एब्डोमिनल पार्ट में प्रेस करना है ना, तो जो आपको पेन है ना वो आपके पास बिल्कुल मतलब जो है ना वो ठीक हो जाएगी। आपको पेन महसूस नहीं होगी जब आप प्रेस करोगे एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको हटाओगे तो आपको पेन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हम मुझे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, या हम कहते हैं ब्लम्बर्ग साइन। ये थे आपके पास 3 साइन जो आप अपेंडिसाइटिस के केस में आपको मिलते हैं, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस में याद रखना कि पहले जो होता है ना, पहले आपकी जो विजरल कैविटी होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पेरिटोनियल कैविटीज होती है ना वो इन्वॉल्व होती है। ये था आपका अपेंडिसाइटिस। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें जो 3 साइन है ये याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी बात, ठीक है। उसके बाद यानी डायग्नोज करना आपको आना चाहिए। उसके बाद एक सर्जिकल लैंडमार्क होता है जिसे हमने कहा टीनिया कोलाई कहते हैं, वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये था हमारे पास अपेंडिसाइटिस। हाँ भी ना समझ आए ना, मुझे वहां रुकवा लेना, ही बोलता रहूं और आप लोगों को समझ ना। अच्छा, अब हमारे पास आता है हमारे पास डाइवर्टिकुला। अब डाइवर्टिकुला क्या होता है? अच्छा, डाइवर्टिकुला बेसिकली ये होता है कि मैं कहता हूं कि हमारे पास थी लेयर्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है म्यूकोसल लेयर, ठीक है। ये हमारे पास है सब म्यूकोसल लेयर, ये हमारे पास है मस्कुलरिस एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। अब होता ये है कि आपके पास ये जो म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, या सब म्यूकोसल लेयर है या मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर है, ये जो है ये आपके पास ऐसे आउट पोच कर जाएगी ऐसे अंदर की तरफ, ये देखो इस तरह से। इसे हमने कहा ये हमारे पास है डाइवर्टिकुलम, ठीक है। यानी ये वाली जो लेयर थी ये आपके पास धंस गई है अंदर की तरफ, और यहाँ आप कहते हैं इसे कहते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब ये डाइवर्टिकुलम होती है 2 टाइप्स की, एक आपके पास होता है ट्रू डाइवर्टिकुलम, एक आपके पास होता है फॉल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम और फॉल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या डिफरेंस है। ट्रू के अंदर आपकी ये जो मैंने बनाई है ये आपके पास ट्रू बनाई है। ट्रू का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी जो लेयर है, म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर और मस्कुलरिस एक्सटर्नल, तीनों की तीनों जो लेयर है ना ये आपके पास ऐसे अंदर की तरफ चली जाएगी। इसे हम कहते हैं यानी आउट पोचिंग निकल आएगी, इसे हम कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम। अगर मैं बात करूं ना फॉल्स डाइवर्टिकुलम की, तो मैंने ये बनाई है, ये म्यूकोसल लेयर, ये सब म्यूकोसल लेयर, ये मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर। यानी हमारे पास जो म्यूकोसल लेयर है और सब म्यूकोसल लेयर है ये आपके पास ऐसे अंदर की तरफ चलेगी। इसी हमने कहा ये होता है फॉल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि सारी की सारी जो वाल्स हैं वो इन्वॉल्व है, हम इसे कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम। और हम कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसा या सब म्यूकोसा इन्वॉल्व है, हम इसे कहते हैं फॉल्स डाइवर्टिकुलम। ये हमारे पास बेसिकली होता क्या, देखो मैं कहता हूं कि हमारे पास जो स्किन की लेयर है, स्किन की तीनों लेयर है ना, कोई भी हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है उसकी 3 लेयर है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलर एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये अगर तो अंदर की तरफ आपके पास चले जाती है तो हमें यहाँ ब्लाइंड पाउच नहीं नजर आएगा। जब आप इसको देखोगे ना एंडोस्कोपिकली तो आपको यहाँ जो है ना वो ब्लैकिश स्ट्रक्चर नजर आएगा। यानी ब्लैकिश स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आपको एक ब्लाइंड पाउच नजर आएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। हम उसे कहते हैं ये डाइवर्टिकुला है, ठीक है। मैं इसको हर्निएट का नाम दे दूं अगर हमारे पास कोई ऑर्गन जाए, लेकिन ये हमारे पास, मैं इसको डाइवर्टिकुलर का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये आपके पास लेयर्स जा रही हैं, ठीक है। समझ आई ना बात की हर्निया और डाइवर्टिकुलर में डिफरेंस क्या है। ये लेयर्स थी, इस वजह से मैंने इधर जो है इसका नाम डाइवर्टिकुलर कह दिया, ठीक है। इसको आप हर्निया भी कह लो तो ठीक है, लेकिन डाइवर्टिकुलर इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसलिए इससे याद रखो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है ना डाइवर्टिकुला हमारे पास होता है, पहली बात की एक होता है हमारे पास डाइवर्टिकुलोसिस, एक हमारे पास होता है डाइवर्टिकुलाइटिस। एक हमारे पास होता है डाइवर्टिकुलोसिस, एक हमारे पास होता है डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब ये है कि आपके पास यानी हमारे पास कोई भी लेयर्स है, ठीक है, ये आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी। पहली बात करता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना ये है मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारे पास यहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, यहाँ आप पे जो है ना वो आपको डाइवर्टिकुला मिला है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ धंस गया है, यानी सिर्फ आपको एक डाइवर्टिकुला मिला है, इसे हम कहते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अगर आपको इंटेस्टाइनल पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है इंटेस्टाइन, ठीक है, और आपको इधर जो है ना वो बहुत ज्यादा आउटपुट, यानी ये इधर आपको सिर्फ सिंगल आउटपोच या सिंगल ब्लाइंड पाउच मिला है, इधर आपको डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर आपके पास मल्टीपल आउटपोचिंग मिलेगी, ठीक है। और डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास आउट डाइवर्टिकुलोसिस ही आगे शिफ्ट होती है हमारे पास डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर। यानी डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर क्या होगा, ये आपके पास आउट पोचिंग तो होगी, अब यही जो आउट पोचिंग होगी इनकी आगे में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हम कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। ये था बहुत आसान तरीका है जिससे आपको पता लग जाए। मैंने कहा कि देखो पहली बात की डाइवर्टिकुला होता क्या, म्यूकस, सब म्यूकस या मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। ये जो है ना ये अंदर की तरफ धकेल जाएंगी, जब अंदर की तरफ धकेली जाएंगी ना हम इसे कहते हैं ये हमारे पास डाइवर्टिकुला हो गया। अगर आपको सिंगल मिले तो हम कहेंगे डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा मिले हम कहते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। अगर आपको यही जो डाइवर्टिकुलोसिस है ये आपके पास यानी फट जाए, इधर इन्फ्लेमेशन हो जाए, फिर यही आपके पास चेंज हो जाएगी डाइवर्टिकुलाइटिस में। पहले तो आपको ये 3 टर्म्स का पता हो कि हमारे पास डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलाइटिस और डाइवर्टिकुलोसिस होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे पास जो है ना देखो डाइवर्टिकुलोसिस क्या
ठीक है। अब ये याद रखना कि हाँ, आपके पास जो डाइवर्टिकुलोसिस है या आपके पास डाइवर्टिकुलाइटिस है, ये आपके पास फ़ाल्स होती हैं, ठीक है? लेकिन जो डाइवर्टिकुलम है, ये आपके पास 2 होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है फ़ाल्स, कोई भी हो सकती है। लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस की मैं बात करता हूँ, ये आपके पास एक फ़ाल्स डाइवर्टिकुलम है, इसमें आपकी मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ़ म्यूकस लेयर इन्वॉल्व है या सब म्यूकस लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि हुआ ये है कि ना एक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है? जो था 50 ईयर्स का यानी ओल्ड एज था, ठीक है? उसके बाद वो कहता है डॉक्टर साहब बात ये है कि वो तो अल्कोहलिक भरा पीता था, अल्कोहलिक था, ठीक है? अच्छा अल्कोहलिक था या वो याद रखना कि आपके पास जो होता है ना या वो जो है ना वो फ्री फैटी फूड यानी फैटी फूड जो है ना वो आपके पास बहुत कम खाता था, जो मीट है वो बहुत कम इनटेक करता था, ठीक है? यानी मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि 50 ईयर्स है, अल्कोहल पीता था, फ्री फैटी फूड कम खाता था, ठीक है? फ्री क्या है ना फैटी फूड कम खाता था, जो मीट है वो बहुत कम इनटेक करता था, ठीक है? अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसको जो थी ना वो वोमिटिंग हुई, इस वोमिटिंग की वजह से देखो जब वो ये चीजें जब कम खाता है ना, इसकी वजह से जो हमारी ल्यूमिनल वाल्व है ना, जो एब्डोमिनल वाल्व है या कोलोनिक वाल्व है ना, वो वीक हो जाती है। जब वीक हो जाएगी तो क्या होगा, इस वोमिटिंग की वजह से जो हमारे पास जो अंदर की तरफ अच्छा देखो, हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है ना वो डाइवर्टिकुलम क्या होता है? डाइवर्टिकुलम कहा, हमने कहा डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है और डाइवर्टिकुलोसिस आगे हमारे पास डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास एक 50 ईयर्स का ठीक है मेल है, ठीक है? वो अल्कोहल बहुत पीता था, वो फैटी फूड बहुत कम खाता था, ठीक है? वो हमारे पास मीट बहुत कम इंटेक करता था, वो कार्ब्स हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है वो मीट उस जो जिनके अंदर कार्ब्स होते हैं, ठीक है? वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम इंटेक करता था। इसकी वजह से उसकी जो ल्यूमिनल वाल थी या कोलोनिक वाल थी या एब्डोमिनल वाल थी वो वीक होगी। जब वो वीक होगी तो उसको वोमिट आई, वोमिट के साथ क्या हुआ जो उसकी म्यूकस लेयर थी और सब म्यूकस लेयर थी ऑफ द क्लोनिक वाल या ऑफ द एब्डोमिनल वाल या ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल, आपकी ये आपके पास अंदर की तरफ धकेली गई। जब अंदर की तरफ धकेलेगी तो हमने इसे कहा डाइवर्टिकुलोसिस, ठीक है? ये आपके पास हिस्ट्री वो ऐसे बताएगा कि वो जो है ना ये वाली चीजें कम इंटेक करता था और साथ वो बताएगा कि देखो इस ल्यूमिनल वाल की या हमारे पास ये जो हमारे पास कोलोनिक वाल थी इसके वीक होने की वजह से इसको हमारे पास हेमेटोचेजिया वाले सिम्टम भी आएंगे, यानी हमारे पास जो ब्लीडिंग स्टूल पास करेगा उसके साथ उसको ब्लीडिंग भी होगी। अब ये हमारे पास होता क्या है, डाइवर्टिकुलोसिस केस में आपको जो है ना वो पेनलेस हेमेटोचेजिया होगा, ठीक है? यानी जो पेन है वो नहीं होगी क्योंकि ये आपके पास कोलोनिक वाल के अंदर है इस वजह से, ठीक है? ये था आपके पास डाइवर्टिकुलोसिस की बात। अब डाइवर्टिकुलाइटिस की बात करते हैं, यहाँ हुई है इन्फ्लेमेशन, यानी अगर वो आपको ये वाली सारी बातें बताता है, क्या कहता है? वो कहता है आपके पास जो है ना वो 50 ईयर्स है, ठीक है? वो अल्कोहल पीता है, उसके बाद वो कहता है वो आपके पास कार्ब्स कम लेता है, वो आपके पास जो फ्री हमारे पास जो फैटी फूड है वो कम लेता है, जो आपके पास मीट है वो आपके पास कम इंटेक करता है, वोमिट आई है, वोमिट की वजह से अब उसको जो है ना वो इतने दिनों से एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, यानी सेम हिस्ट्री दे रहा है वो इधर की, ठीक है? लेकिन साथ वो कहेगा कि इसको ल्यूकोसाइटोसिस है, यानी डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो आपको ज्यादा मिल रहा है, आपकी डायग्नोज होनी चाहिए, ये हमारे पास है डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है? साथ वो पेनलेस हेमेटोचीजिया का भी बता दे, ठीक है? या हेमेटोचीजिया की बात करते, लेकिन अगर वो ल्यूकोसाइटोसिस की बात कर देना, हमारे जीआईटी के अंदर ना सिर्फ कुछ ही ऐसी डिसीज है जिसमें आपको डब्ल्यूबीसी का लेवल ज्यादा मिलेगा, इस वजह से वो चीजें याद रख लेना। ल्यूकोसाइटोसिस आपको ज्यादा मिलेगा, हमारे पास ये हो जाएगा डाइवर्टिकुलाइटिस, लेकिन डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर वो सेम हिस्ट्री देगा लेकिन आपको ल्यूकोसाइटोसिस की बात नहीं करेगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ और क्या देगा, और बातें क्या देगा, देखो हमारे पास कहेगा ल्यूकोसाइटोसिस है, साथ वो कहेगा आपके पास फीवर है, साथ वो कहेगा आपके पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, इसको आप ट्रायंगल से याद रखो कि आपके पास ल्यूकोसाइटोसिस है विद फीवर है विद लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, ये आपके पास किधर आता है डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर, और यही तीनों बातें कहीं और नहीं आती इन द डाइवर्टिकुलम। ये थे आपके पास डाइवर्टिकुलम की, डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है और डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, ठीक है? ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रख लेना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्योंकि डाइवर्टिकुलम तो खत्म करें ना। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं दो, एक आपके पास आती है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम, एक आपके पास आती है मैकल डाइवर्टिकुलम। अच्छा, अब इन दोनों को जरा हम पढ़ते हैं डिटेल से जरा। पहली बात हम पढ़ते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम बात करते हैं कि मैं कहता हूँ कि देखो हमारे पास ये जो कैविटी है ना ये ऊपर वाली, इसका नाम है सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी, यानी जो फेरेंक्स होती है उसके ऊपर वाली कैविटी को सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी, ठीक है? और ये वाली जो नीचे वाली कैविटी है इसका नाम है इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी, ठीक है? अब इसके दरमियान हमारे पास थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है? और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ये मसल्स के साथ अटैच होता है, थायराइड ग्लैंड और फेरेंक्स के दरमियान हमारे पास मसल होती है जिसका नाम होता है हमारे पास थायरोफेरिंजियल मसल, समझ आई? ये थी सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी, ये थी इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ मसल होता है जिसका नाम होता है हमारे पास क्या, सुपीरियर सुपीरियर कह रहा हूँ, थायरोफेरिंजियल मसल, ठीक है? मैं अगेन कर देता हूँ, मैंने बात की है कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली कैविटी है ना इसका नाम है हमारे पास सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी, जो नीचे वाली कैविटी इसका नाम है इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। अब हमारे पास यहाँ थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है, थायराइड ग्लैंड या थायराइड कैविटी जो होती है उसका और फेरेंक्स के साथ हमारे पास कुछ मसल्स अटैच होते हैं, उसका नाम होता है थायरोफेरिंजियल मसल,
ठीक है, ये मसल का क्या नाम है? थायरोफेरिंजियल मसल। अब थायरोफेरिंजियल मसल के साथ ऐसे ही नीचे हमारे पास ऐसे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हमारे पास क्रिकोफेरिंजियल मसल, जो क्रिकॉइड बोन के साथ या क्रिकॉइड कार्टिलेज सॉरी होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ और फेरेंक्स के साथ अटैच होता है। इसका नाम होता है हमारे पास क्रिकोफेरिंजियल मसल। ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉर्मल, मैंने कोई डायवर्टिकुलम की बात नहीं की, ये हमारे पास होता है नॉर्मल। अच्छा, और ये वाली हमारे पास जो कैविटी होती है ना, इसका नाम क्या है हमारे पास? इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। मैंने अभी तक जो बात की है, मैंने कहा कि ऊपर वाली कैविटी का नाम है सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी, ये जो नीचे वाली कैविटी इसका नाम क्या है? इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। ये हमारे पास है थायरोफेरिंजियल मसल, ये हमारे पास क्या है? क्रिकोफेरिंजियल मसल। ठीक है, अब अभी मैंने ये नॉर्मल की है, अब हम बात करते हैं डाइवर्टिकुलम की। ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम की पहले आपको ये बात बता दूं, ये आपके पास फाल्स डाइवर्टिकुलम है। जो मैकल डाइवर्टिकुलम है ये आपके पास ट्रू डाइवर्टिकुलम। अब ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम जो होता है वो एक तो आगे बात फाल्स। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इसके अंदर होता क्या। हमारे पास ये जो इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी है ना, यहां से यानी बिटवीन द थायरोफेरिंजियल मसल एंड क्रिकोफेरिंजियल मसल, ये बड़ी वीक कैविटी होती है। यानी इसकी जो लेयर्स होती है ना वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। यानी जो इसके अंदर जो आपके पास जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सॉरी मसल इधर कोई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो ये वाली इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी होती है ना ये बड़ी वीक होती है। जारी बात है, अब जो डाइवर्टिकुलम होगा वो यहीं से ओरिजिनेट करेगा। अब वो कैसे करेगा देखना, दोबारा बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या थी? सुपीरियर फेरिंजियल कैविटी। ये हमारे पास क्या थी? इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। यहाँ हमारे पास कौन सा मसल था? थायरोफेरिंजियल मसल। यहाँ हमारे पास कौन सा मसल था? क्रिकोफेरिंजियल मसल। और हमारे पास ये कौन सी कैविटी थी? इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। अब होता ये है कि मैंने कहा ये आपके पास होती है बड़ी वीक कैविटी। अब ज्यादा मैंने कहा डाइवर्टिकुलम की कोई भी रीजन हो सकती है, इंट्राल्यूमिनल सॉरी इधर इंट्राल्यूमिनल तो नहीं, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी की वजह से हो सकती है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो इसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से भी आपको डाइवर्टिकुलम हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से। अच्छा, अब होता ये है कि इसके अंदर आपके पास बिटवीन द थायरोफेरिंजियल एंड हमारे पास क्रिकोफेरिंजियल जो कैविटी होती है जिसका नाम है इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी, यहां से आपके पास जो लेयर्स होती हैं वो वीक होती है, और यहाँ ये जो लेयर्स वीक पास ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है। कैविटी, इस डाइवर्टिकुलम का नाम है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। अब ये ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम क्या था? म्यूकस लेयर और सब म्यूकस लेयर के वीक होने की वजह से ये जो हमारे पास यहाँ एक डाइवर्टिकुलम बन गया बिटवीन द थायरोफेरिंजियल मसल एंड क्रिकोफेरिंजियल मसल, जिसे हम यहाँ हमारे पास जो बना। अब ये आपके पास देखो एक ट्राइंगल यहाँ बन रही होती है, इसका नाम होता है हमारे पास कैलन ट्राइंगल। ये बुक वाले ने बताया, इसका नाम होता है कैलन ट्राइंगल। यहाँ हम इधर जो जो कैविटी होती है इसको मैंने बताया आपको क्या होता है? इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी। यहाँ से वीकनेस की वजह से यहाँ से एक डाइवर्टिकुलम निकलता है, इसका नाम है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम, और यहाँ हमारे पास इसोफेगस भी आ रहा होता है। ठीक है, अभी जो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम होता है ना, जिसे हमने कहा म्यूकस और म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर जो होती है वो आपकी निकल जाती है। अब ये जो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम होता है ना, ये आपके ऐसे इसोफेगस को भी कंप्रेस करवा देता है। जब इसोफेगस को भी कंप्रेस करवा देता है तो ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के केस में ये जो पेशेंट आएगा ये आपके पास डिस्फेगिया वाले सिम्टम्स लेके आ सकता है। समझ आई बात की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रख लेना। मैं रिपीट कर देता हूं कि होता ही है कि आपके पास बिटवीन द थायरोफेरिंजियल एंड क्रिकोफेरिंजियल जो हमारे पास कैविटी होती है इंफीरियर फेरिंजियल कैविटी, यहां हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है, कैलन ट्राइंगल। ये कैलन ट्राइंगल होता ऐसे है कि देखो हमारे पास ये जो डाइवर्टिकुलम था यहां से हमारे पास ओरिजिनेट किया और जिसने जाके इसोफेगस को कंप्रेस करवा दिया, जिसकी वजह से डिस्फेगिया हो गया। ये थी आपकी बात इंपॉर्टेंट। अब डिस्फेगिया हुआ इसका मतलब है पेरिस्टाल्टिक जो कंट्रैक्शन होगी मसला बनेगा, क्योंकि इसोफेगस ही हमारे पास कंप्रेस हो गया। ठीक है, ये था आपके पास हमारे पास क्या? डिस्फेगिया। अब उसके बाद ये डिस्फेगिया बताएगा वो हमारे पास क्या लेके आएगा? वो नेक का जो मैस है, नेक में जो मैस है वो आपको फील होगा, जिसको आप ऐसे कहोगे कि यार ये कहीं हमारे पास थायराइड की डिसीज तो नहीं है, या हाइपर तो नहीं है। फिर आप देखोगे कि आपको यहाँ कंप्रेशन मिलेगी। बुक में आपके पास एक जो है ना वो डायग्राम बनी होगी, वो आप लोगों ने एक दफा देखनी है। ठीक है, ब्लैकिश डायग्राम होगी, उसमें ऐसे ही जो है ना वो कंप्रेशन दिखाई देगा। फिर हम डायग्नोस करते हैं कि ये हमारे पास कोई हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, ये हमारे पास जो है ना वो डाइवर्टिकुलम है और ये ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम है। मैंने कहा कि आपके पास पेशेंट आएगा डिस्फेगिया के साथ, ये आएगा मैकल डाइवर्टिकुलम के साथ, ये आएगा फाउल लाइक स्मेलिंग के साथ। ठीक है, ये तीन सिम्टम लेके आएगा और साथ ही कंप्रेशन होगी, तो हम कहेंगे ये है ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। अब हम बात करते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम की। तो मैकल डाइवर्टिकुलम नहीं पढ़ना। अच्छा, मैकल डाइवर्टिकुलम की बात करते हैं। अब मैकल डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या होता है? देखो होता ये कि हमारे पास ये था एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? अम्बिलिकस। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है विटलाइन डक्ट क्या होती है? विटलाइन डक्ट। अच्छा देखो होता ये कि देखो हमारे पास ये थी ये लेयर्स, म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर एंड मस्कुलर एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, मैंने बताई हुई है, लेकिन ये रिप्रो में पढ़ा था। अच्छा, हमारे पास ये जो लेयर होता क्या? मैकल डाइवर्टिकुलम, हम इसे कहते हैं ट्रू डाइवर्टिकुलम। अब मैकल डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या होता है? ये जो तीनों की तीनों लेयर्स है ना, ये आपके पास ऐसे अंदर की तरफ इस तरह से डाइवर्ट कर जाती है। ठीक है, तब भी जब मैंने विटलाइन डक्ट पढ़ाया था ना, ठीक है, तब भी आपको ये बात बताई थी कि ये हम हमारे पास मैकल डाइवर्टिकुलम इसे कहते हैं।
मैकल डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या हुआ, ये तीनों की तीनों जो लेयर्स है ना, ये आपके ऐसे अम्बिलिकस रीजन के पास आ गई। ये थी हमारे पास, इसे कहते हैं डाइवर्टिकुलम। ठीक है, यानी हम कहते हैं जो विटलाइन डक्ट है ना, ये आपकी परसिस्ट रही है। अब विटलाइन डक्ट है क्या थी, विटलाइन डक्ट हमने पढ़ी थी कि हमारे पास ये हमारे पास एक कनेक्शन होता है, जिसका हमारे पास ब्लैडर के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, सॉरी ब्लैडर नहीं नहीं, ये गलत मैंने कह दिया। इसका जो कनेक्शन होता है ये किसके साथ होता है, इंटेस्टाइनल कैविटी के साथ होता है। जिसकी वजह से जो हमारे पास जो स्टूल होता है, जो मेकोनियम होता है, ये अम्बिलिकस रीजन से ऐसे बाहर निकल आता है। याद है ना किसी को? ठीक है, और हमारे पास ये थी, हमारे पास हमने इसे कहा था, ये हमारे पास विटलाइन डक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे पास थी विटलाइन डक्ट, और जिसका हमारे पास कनेक्शन था किसका, इंटेस्टाइनल कैविटी का और साथ अम्बिलिकस रीजन के साथ। लेकिन मैकल डाइवर्टिकुलम के अंदर क्या होता है, ये तीनों की तीनों लेयर्स हैं, ये हमारे पास डाइवर्टिकुलोसिस हो जाती है इसकी, ये हमारे पास अंदर की तरफ ऐसे निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम। ये आप लोगों ने इस तरह याद है। लेकिन मैकल डाइवर्टिकुलम को डायग्नोज करने के लिए ना, हमारे पास एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो जरूर बताएगा कि हमारे पास होता है टेक्नीशियम 99। हमारे पास टेक्नीशियम 99 स्कैन, इसे हम कहते हैं मैकल स्कैन। आपको ये जो है ना टेक्नीशियन 99 स्कैन जहां भी पॉजिटिव मिलेगा ना, या मैकल स्कैन आपको जहां भी पॉजिटिव मिलेगा ना, इसका मतलब है इसको मैकल डाइवर्टिकुलम है। और मैकल डाइवर्टिकुलम वाला जो बंदा होगा, ये आपके पास क्या, देखो हमने पढ़ा ये था कि आपके पास एक न्यू इन्फेंट होगा, उसकी जो मदर होगी वो कहेगी डॉक्टर साहब बात है कि जब ये जो है ना इसका जो स्टूल है ना, ठीक है, जिसका फर्स्ट स्टूल था ना, ये निकला कहां से, आपके अम्बिलिकस रीजन से आपका एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, ये था हमारे पास विटलाइन डक्ट एब्नॉर्मलिटी या मैकल मैकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, बाकी इसमें राइट लेयर क्वाड्रेंट पेन होती है, और इसमें कुछ डिसीजेज आप पढ़ोगे, इंटरसेप्शन वल्वुलस वगैरह। ठीक है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, वल्वुलस लेजर डिसीज है, इंटरसेप्शन लेजर डिसीज है। ठीक है, ये हम तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिर्फ हर्श स्प्रेंग डिसीज डिस्कस कर लें कि नहीं? आंसर पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास जो रह गया था वो हमारे पास सिंड्रोम था, एक लिंच सिंड्रोम। ठीक है, अब लिंच सिंड्रोम बेसिकली है क्या, हमने जिस तरह हमने पोलिप्स की बात की ना, हमने कहा था कल कि पोलिप्स जो होता है ना, वो आगे कैंसर में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसे ही हमारे पास लिंच सिंड्रोम ये होता है कि ये भी ट्रांसफर होता है कैंसर में, लेकिन ये पोलिप्स नहीं होता। यानी हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास दो टाइप्स के कोलोन कैंसर आपके शिफ्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, एक हो सकता है हमारे पास लिंच सिंड्रोम। अगर हम बात करें फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, तो ये आपके पास जो है वो पोलिप्स बनेंगे, और पोलिप्स आगे से आपके पास कैंसर में ट्रांसफर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें लिंच सिंड्रोम की, तो लिंच सिंड्रोम में क्या होगा, आपके पास पोलिप्स नहीं बनेंगे। ठीक है, नॉन पोलिप स्टेट होगी, ये भी आपके पास कैंसर में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये एज कंपेयर टू कम होती है फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस की निस्बत। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करें लिंच सिंड्रोम होता क्या है। लिंच सिंड्रोम में बेसिकली हमारे पास देखो फॉर एग्जांपल होता ही है कि जब भी कोई डीएनए हमारे पास डैमेज होता है ना, तो हर डीएनए के पास हमारे पास एक मिसमैच रिपेयर जीन होती है, जिसे हम कहते हैं रिपेयर जीन। हर डीएनए के बाद अगर जैसे ही जो भी डीएनए जो है, जब भी हमारे पास जो डीएनए होता है वो कटता है, या डीएनए पे आके किसी ने अटैक करता है, या डीएनए पे आके कोई बाहर वाला जो मटेरियल होता है उसने अटैक करना होता है, तो हर डीएनए के बाद एक रिपेयर जीन होती है। तो डीएनए क्या करता है, वो उस रिपेयर जीन की प्रेजेंस में अपने आप को रिपेयर करवा देता है। लेकिन एट द लिंच सिंड्रोम क्या होता है, आपके पास जो जीन्स बनती हैं कौन सी होती हैं, एक आपके पास होती है MLH1, एक होती है हमारे पास MSH2। अब ये जो जीन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये आपके पास जो हमारे पास डीएनए में रिपेयर जीन्स होती है ना, उनको जाके ब्लॉक करवा देती हैं। जब उनको जाके ब्लॉक करवा देती है ना, तो फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी कैंसर आता है, कैंसर जाके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक कैंसर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, और इसके इसके अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है, एक जीन पड़ी हुई है जो कि डीएनए की रिपेयर जीन है। अब होता ही है कि मेरे पास ये जो रिपेयर जीन है, कोई भी मतलब ये बैक्टीरिया आया, ठीक है, कोई भी हमारे पास कैंसर आया, कोई भी वायरस आया जिसने आके अटैक किया इस नॉर्मल सेल को, वो पहले क्या करेगा, पहले जाके हमारे पास ये जो रिपेयर जीन थी ना इसको बंद करेगा। जब ये रिपेयर जीन को डैमेज कर देगा, अब क्या होगा, अब ये इजीली कैंसर को फैला सकता है। ठीक है, इस वजह से जो लिंच सिंड्रोम होता है ये हेरिडेटरी होता है, लेकिन ये नॉन पोलिपोसिस होता है। ठीक है, और इसका जो होता है हमारे पास 80% होता है कि ये आपके पास जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पोलिप्स की बात करें तो पोलिप्स का भी रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसमें हमने काफी टाइप्स पढ़ी थी। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास लिंच सिंड्रोम के अंदर ये एक नॉन हेरिडेटरी है, ठीक है, और ये हमारे पास जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसमें हमारे पास ये ट्रांसफर हो जाता होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या, देखो हमने बात की जो फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है ना, ये मेनली आपका होता किस पार्ट में, ये आपका होता है मेनली कोलोन के पार्ट में। ठीक है, लेकिन जो लिंच सिंड्रोम है ना, इसका ये रिस्क होता है कि देखो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि एक फीमेल आई है ओवेरियन कैंसर के साथ, या एक फीमेल आई है एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ। अब ये जो कैंसर था उसका ट्रांसफर होके किधर, क्लोन तक चला गया है, फिर हम इसको कहेंगे ये हमारे पास
हेरिडेटरी कोलोरेक्टल कैंसर है, यानी ये ट्रांसफर, पहले उसको था एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर ट्रांसफर हो गया कोलोन के कैंसर में, तो इसी ने कोलोनिक कैंसर करवा दिया। और ये हमारे पास आता है किसमें, लिंच सिंड्रोम में। देखो, जब भी हमारे पास कोई भी कैंसर अटैक करता है ना, तो हर डीएनए के बाद जो रिपेयर जीन होती है ना, वो पूरी कोशिश करती है कि रिपेयर कर पाए। मैं एक मेथड आपको बताता हूँ। होता ही है कि हर डीएनए जो होता है ना, वो अपने आप को रिपेयर करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर तो वो रिपेयर ना कर पाए, तो हमारे पास एक जीन होती है, हमारे पास होती है P53 जीन होती है, और कुछ हमारे पास होती है BCL2 जीन होती है। ये क्या करती है, ये आपके पास देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास ये एक है डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए जो होता है ना, अगर ये फट गया यानी टूट गया किसी भी वजह से, तो क्या करता है हमारे पास, ये जो जीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, पहले तो कोशिश करती है कि हमारे पास जो डीएनए है ये रिपेयर हो जाए। अगर तो हमारे पास जो डीएनए ये रिपेयर नहीं होता, फिर ये जीन्स क्या करती है, ये जीन जाके इनकी अपोप्टोसिस करवा देती है। समझ रही बात की, यानी अपोप्टोसिस इसलिए करवाती है क्योंकि जो कैंसर आएगा ना, कैंसर जाके इसको अपनी शेप दे देगा, फिर कैंसर इससे और तरह के न्यू कैंसर डिवेलप करवा सकता है। इस वजह से जो डीएनए होता है, पहले तो कोशिश ये करता है कि वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाए। अगर वो रिपेयर नहीं होता, तो उस डीएनए की हमारी बॉडी अपोप्टोसिस करवा देती है, ठीक है। अब होता ही है हमारे पास लिंच सिंड्रोम के अंदर, हमारे पास ये जो जीन्स होते हैं, ये आपकी जो रिपेयर जीन होती है ना, उसको खत्म करवा के हमारे पास कैंसर को डेवलप करवा देती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता ये जो कैंसर होता है, ये इतना बेसिकली आगे नहीं फैलता। क्यों नहीं फैलता? क्योंकि हमारे पास अपोप्टोसिस नहीं हुई डीएनए की। इसने क्या किया, इन्होंने जो हमारे पास जो डीएनए खत्म हुआ था, उसका अपोप्टोसिस करवा दी। लेकिन लिंच सिंड्रोम ने क्या किया, इसने पूरे के पूरे सेल्स को क्लोन कैंसर में करवा दिया, और जिसने हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर करवा दिया। ठीक है, ये था हमारे पास बेसिकली लिंच सिंड्रोम की मेन बात, कि लिंच सिंड्रोम कैसे होता है। लेकिन ये हेरिडेटरी होता है, लेकिन ये नॉन पोलिपोसिस होता है। पोलिप्स तो हमने कहा चलो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन लिंच सिंड्रोम में हमारे पास जो होता है ना, ये इसमें पोलिप्स नहीं होते। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल कोई बंदा था, उसको डर्मा का कैंसर था, स्किन का कैंसर था, तो स्किन का कैंसर हमारे पास वो ट्रांसफर होता होता कोलोन में चला गया, तो ये हमारे पास आता है। फिर लिंच सिंड्रोम के अंदर एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन साथ वो कहेगा कि इसमें आपकी जो मिसमैच रिपेयर जीन होती है, उसकी भी उसका डिफेक्ट आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप एक इस हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ते हो। हिस्टोपैथोलॉजी में आप कहते हो कि इसके कहते हैं माइक्रो सेल इंस्टेबिलिटी। अब माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का मतलब ही है कि आपके पास वो जो रिपेयर जीन है ना, जो मिसमैच रिपेयर जीन है ना, वो म्यूटेंट हो गई है। यानी वो जो थी अपना नॉर्मल फंक्शन अपना खो चुकी है, जिसे हम कहते हैं मिसमैच रिपेयर जीन, कहते हैं कि हमारे पास म्यूटेंट हो गई है, या फिर डैमेज कर दिया गया किसको, मिसमैच्ड रिपेयर जीन को। समझ आई बात की, ये हमारे पास हम पढ़ते हैं लिंच सिंड्रोम के अंदर मेन चीज। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास मेन आता है कि क्लोन का कैंसर क्या होता है। हमने क्लोन के कैंसर में पढ़ा कि सबसे पहले हमने कहा हो सकता है इसको एडिनोमेटस हो सकता है इसको सीरस हो, फिर हमने कहा हाइपरप्लास्टिक हो सकता है, वगैरह वगैरह, और भी हमने काफी पढ़ी। उसके बाद हमने कहा लिंच सिंड्रोम ही जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्लोन कैंसर होता क्या, ठीक है। उस क्लोन कैंसर के अंदर हमारे पास जो होता है ना, वो आगे ट्रांसफर कैसे होता है, उसकी हमारे पास जो स्टेजेस होती है वो क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो कोलोन कैंसर है, ठीक है, ये फैलता किस किस वजह से, क्या रीजन है जिसकी वजह से कोलोन कैंसर हो सकता है। याद रखना कि हम बात करें जो हमारे पास फाइबर डाइट होती है उस वजह से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, हमारे पास आती है रेड मीट। ठीक है, आपने बताना है कि जो रेड मीट है, हमने एक और डिसीज में पढ़ा था अगर याद हो आपको। अच्छा, इसकी वजह से भी आपको वो डिसीज भी होती थी हमारे पास रेड मीट की वजह से, ठीक है। ऐसा बंदा है जिसको डायबिटीज मेलाइटस ऐसा हो सकता है। ऐसा बंदा जो कि ओबीस है, या हम कहते हैं उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है। ऐसा बंदा है जिसमें हमारे पास जो है ना फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है। इस वजह से ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर है जो कि ट्रांसफर होते हैं आपके क्लोन कैंसर में। पहली बात तो आ गई ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आपके पास ऐसा हो सकता है वो जो बंदा था, ठीक है, एक तो मैंने आपको कहा कि रेड मीट लेता होगा, या वो तंबाकू लेता है, या हम कहें कि वो उसकी अल्कोहलिक की हिस्ट्री है, या हम कहें वो जो है ना वो प्रोसेस्ड मीट लेता है, ठीक है, यानी जो मीट है या मील है उसको सही तरह से पका के नहीं खाता, ठीक है, अनकुक्ड मीट खाता है, उसकी वजह से भी कोलोन कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये था हमारे पास मेन चीजें। अब हम बात करते हैं, हमारे पास होता ही है जो कोलोन कैंसर होते हैं ना, उस होते देखो होता ये, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है पूरा का पूरा कोलोन, ठीक है। ये हम कहते हैं ये हमारे पास है राइट साइड, ये हम कहते हैं ये लेफ्ट साइड। ये हमारे पास है असेंडिंग कोलोन, ये हमारे पास है डिसेंडिंग कोलोन। अगर हम बात करें असेंडिंग कोलोन की, तो असेंडिंग कोलोन में एक बात याद रखनी है कि वो जो पेशेंट आएगा वो वे अगर अगर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है एमसीक्यू को सोल्व करने का, कि अगर वो पेशेंट आता है कहता है कि असेंडिंग कोलोन जो टाइप है इसके अंदर उसका जो है ना वो कैंसर है, तो वो पेशेंट आपका वेट लॉस के साथ आ सकता है। इंपॉर्टेंट बात। अगर हम बात करें कि उसका जो है ना वो डिसेंडिंग कोलोन में है, तो वो जो बंदा है ना वो कोलिकी पेन के साथ आएगा, और साथ हेमाटोचेजिया के साथ आएगा। इधर आपका वो इतनी सीवियर पेन के साथ नहीं आएगा, सिर्फ ये कहेगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, मसला बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इधर की बात करें, क्योंकि इधर हमारे पास कुछ वाटरशेड एरियाज आते हैं, जिसे हमने कहा यहाँ हमारे पास आता है रेक्टोसिग्माइडल जंक्शन आता है,
ठीक है। अब उसकी बात करें कि हमारे पास कोलिकी पेन होती है और हेमाटोचेजिया होता है। और इसकी बात करें तो इधर आपको जो है ना वो वेट लॉस नजर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कुछ मार्कर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास आता है फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फीकल इम्यूनोकेमिकल स्टेनिंग आपको पॉजिटिव मिलता है। उसके बाद आपको फीकल इम्यूनोकेमिकल स्टेनिंग, फीकल, उसके बाद डीएनए आपको ये पॉजिटिव मिलता है। ये 3 मार्कर्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये जहां भी बात करें आपको ये पॉजिटिव मिलेगा। और अगर कभी भी वो इसके साथ पास की बात कर देना तो फिर आपने इसमें नहीं आना, क्योंकि जो पास स्टेन होता है ये हमेशा इन्फ्लेमेशन को शो करवा रहा होता है। ठीक है, इस वजह से फिर हमने फिर कोलोन कैंसर की तरफ नहीं जाना, फिर हम कोई और डिसीज की तरफ जाएंगे। होता ये है कि जो पास स्टेन मैंने बताया था ये था कि जो मार्कर होता है ये शो करवाता है कि कहीं इन्फ्लेमेशन हो या उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में या तो लंग्स डैमेज हो गए हैं, ठीक है, या हमारे पास किडनी डैमेज हो गई है। ये उस वक्त शो करवाता है, लेकिन आपके कोलोन कैंसर में आपको पास स्टेन वाला कोई सीन नजर नहीं आएगा। ठीक है, आपकी आ गई ये बात। अब हम करते हैं कि हमारे पास देखो, हमारे पास मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हमारे पास जो भी बंदा कोलोन कैंसर की इन द फैमिली हिस्ट्री लेके आएगा तो हम उसका 10 साल पहले उसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी 10 ईयर्स पहले हम उसका टेस्ट करेंगे, हमें पता लग जाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपका ना मेनली आप 40 साल की उम्र में करते हो, उसका फादर था वो 50 ईयर्स की एज में कोलोन कैंसर की वजह से उसकी डेथ हुई। अब वो बच्चा आया है, वो भी हमारे पास सेम सिम्टम्स लेके आ रहा है, तो हम उसका 10 ईयर्स पहले अगर वो सिम्टम लेके नहीं भी आता फिर भी क्या करते हैं, फिर भी हम 10 साल पहले यानी 40 साल की उम्र में क्या करते हैं, उसकी कोलोनोस्कोपी करते हैं। ठीक है, कोलोनोस्कोपी इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसको कोलोन कैसे डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, पोलीपोसिस है कि नॉन पोलीपोसिस है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम कहते हैं कि देखो ये तो हमने बात कर ली। अब हमारे पास एक एंटीजन होता है, हम कहते हैं कार्सिनो एम्ब्रियोनिकल एंटीजन। कार्सिनो एम्ब्रियोलॉजिकल एंटीजन क्या होता है, ये आपको पॉजिटिव क्यों मिलता है। अच्छा, ये हमारे पास एक ऐसा एंटीजन होता है, देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा था, ठीक है, उसका कोलोन कैंसर था, हमने उसको ट्रीट करने के लिए हमने उसकी कीमो करवाई या हमने रेडिएशन थेरेपी कराई। अब हम उसकी कीमो या रेडिएशन थेरेपी जब करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास कीमो या रेडिएशन थेरेपी करवा रही हैं, फिर हम उस दौरान हम कार्सिनो एम्ब्रियोलॉजिकल एंटीजन चेक करते होते हैं, या हम कहते हैं कार्सिनो एम्ब्रियो एंटीजन। इसका हम चेक करते हैं कि हमारे पास अगर तो ये अभी भी पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी भी उसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज है। हम कहते हैं या मॉनिटरिंग के लिए चेक करते हैं, हम ये क्या नाम है उसके लिए चेक नहीं करते, प्रोग्नोसिस वगैरह के लिए चेक नहीं करते, या हम इसको ट्रीट वगैरह के लिए चेक नहीं करते, हम सिर्फ इसको मॉनिटर के लिए चेक करते हैं कि हम कीमो करवा रहे हैं एक बंदे की, फॉर एग्जाम्पल उसको सेकंड स्टेज कैंसर है या थर्ड स्टेज कैंसर है, हम उसकी कीमो करवा रहे हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कहीं ये हमारे पास ये जो एंटीजन है लेकिन पॉजिटिव जो नहीं है, इसकी जो वैल्यू होती है, सुनना, ये हमारे पास होती है 2.9 नैनोग्राम पर मिलीमीटर। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है आपको ये पॉजिटिव मिल रहा है और ये एबनॉर्मल है। ठीक है, हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास ये जो होता है एंटीजन, ये आपको इधर कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन जो होता है, ये आपको इधर पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, आपकी थी ये वाली बात। अब उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि जो इस्कीमिक बाउल डिसीज वाले बंदे हैं उसके अंदर आपको 8 साल पहले करना पड़ेगा, ये भी आपको कल बात बताई थी। अब हम चलते हैं कुछ स्टेजेस की तरफ कि हमारे पास जो कोलोन कैंसर है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो स्टेज 0 से करते हैं कि हमारे पास अगर तो कोई स्टेज 0 वाला बंदा तो हमें कैसे पता लगेगा। याद रखना, जो स्टेज 0 वाला बंदा होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कैंसर है ना वो म्यूकोसा में कहता है। हम कहते हैं जो आपको फिल्ट्रेशन मिल रही है, इन्फिल्ट्रेशन मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसा लेयर में मिल रही है। ये था हमारे पास स्टेज 0। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है, जो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन होती है वो आपके सब म्यूकोसा तक फैल जाती है। ठीक है, स्टेज 2 हो गया, हमारा 1 हो गया, सॉरी, स्टेज 3 के बाद हमारे पास क्या होता है, यही जो इन्फिल्ट्रेशन होती है ना ये आपके मस्कुलरस लेयर में फैल जाती है। ठीक है, स्टेज 3 के बाद स्टेज 2 के बाद हमारे पास आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपके पास ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती है ना ये आपको सिरोसा में फैलती है। यानी 1 में म्यूकोसा में फैली है, सेकंड में सब म्यूकोसा में, थर्ड में मस्कुलरस में, फोर्थ में सॉरी 0 में 1 और 2 3, और 3 में आपको फैली है सिरोसा में, और फिर आता है हमारे पास स्टेज 4। और स्टेज 4 में क्या होता है, ये जो हमारे पास सिरोसा वाली लेयर्स के बाद ये आपके लिम्फ नोड्स को भी लगने लग जाता है। स्टेज 0 में जो था ये म्यूकोसा में फैली, स्टेज 1 में सब म्यूकोसा तक, स्टेज 2 में हमारे पास मस्कुलरस तक फैली, स्टेज 3 में सिरोसा, और फिर उसके बाद वो लिम्फ नोड्स को अक्यूमुलेशन करवाना स्टार्ट होगी। अब अगर लिम्फ नोड्स होंगे तो फिर इसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में भी आपको फैल सकते हैं कैंसर। यानी अगर जो हमारे पास पास ऑर्गन, जैसे हमारे पास रेक्टम आ गया उसमें फैल सकता है ये कैंसर, ठीक है, ब्लैडर आ गया उसमें आपका ये कैंसर फैल सकता है। हम ये जो होता है स्क्रीनिंग के लिए करते हैं कि हमारे पास किस वजह से ये होता है पॉजिटिव। उसके बाद होता क्या, देखो अब हम बात करते हैं इसमें आपको जो साइटोकैरेटिन होता है ना वो भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक होता है रिस्क, हम साइटोकैरेटिन पॉजिटिव भी मिलता है। और मैंने बताया ये था कि साइटोकैरेटिन होता क्या, ये आपके जो हमारे पास इंटेस्टाइनल लेयर्स होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल लेयर्स में आपको कोई ना कोई एडिनो कार्सिनोमा हो रहा हो तो फिर आपको पता लगता है ये साइटोकैरेटिन पॉजिटिव है।
ठीक है, यानी देखो ना, एक बंदा था, उसके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं, लिम्फ नोड्स के बाद क्या हो रहा है, उसको स्टेज 5 में जाके यानी 4 के बाद जाके आपको साइटोकेराटिन पॉजिटिव मिल रहा है, तो फिर आप ये करते हो डायग्नोस कि इसका जो कैंसर है ये बहुत ज्यादा सीवियर रिस्क पे चला गया। ठीक हो गया। और इसी दौरान फिर आप क्या करते हो, फिर आप सीईए जो मैंने कहा कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन जो होता है वो आप टेस्ट करते हो फॉर मॉनिटरिंग। ठीक हो गया कि हमारे पास ना ये स्क्रीनिंग के लिए नहीं करते होते, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए करते होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद कुछ हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, स्टेफाइलोकोकस बोवियस, ठीक है, ये हमारे पास आपको जो होता है ना इस वजह से भी हो सकता है, वो आपने रीड कर लेना है कि हमारे पास इसकी वजह क्या है और रीजंस क्या क्या है इसकी। ठीक है, ये था हमारे पास कोलोन कैंसर का कि इसमें हमारे पास होता क्या है। और मैंने आपको बताया कि ऐसा बंदा जो लो फाइबर डाइट खा रहा है, ठीक है, रेड मीट खा रहा है, उसमें ये हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि हमने एक डिसीज पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था रेड मीट। रेड मीट हमने पढ़ा यह था कि डाइवर्टिकुलोसिस के अंदर आपके पास डाइवर्टिकुलोसिस भी हो सकती है अगर वो बंदा रेड मीट खा रहा है या लो फाइबर डाइट खा रहा है। ठीक है, ये हमने बात की, इसमें हो गया आपका कोलोन कैंसर का। अब इस कोलोन कैंसर के बाद हमारे पास आते हैं कुछ ना मतलब रिसेप्टर्स आते हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो देखो स्टेजेस की हमने बात तो की कि हमारे पास ये स्टेजेस हो रही है। अब कोलोन कैंसर होता है ना, ये आपका फैलता कैसे है, ठीक है, अब हमने ये बात करनी है। अब हमारे पास पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास हमारे पास जीन होती है, एक हमारे पास जीन होती है एपीसी, इसे हम कहते हैं हमारे पास एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई जीन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक जीन होती है क्रास जीन। अब ये जीन करती क्या, ये जो हमारे पास होती है ना एडिनोमेटस पोलीपोसिस जीन, ये हमारे पास कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, यानी कोई भी ट्यूमर आता है ना उसको सप्रेस करने वाली जो जीन होती है ना वो ये होती है। जब भी कैंसर फैलता है ना, कैंसर जाके हमारे पास ये जो जीन्स होती है ना इसको म्यूटेंट करवा दिया है। जब हमारे पास ये जो जीन म्यूटेंट हो जाती है या फिर हम इस जीन को रिमूव करवा दें तो कैंसर फैलता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक है नॉर्मल सेल, ठीक है, ये नॉर्मल कोलोन का पार्ट है। अब हुआ ये कि इस नॉर्मल कोलोन के पार्ट से जो कैंसर था उसने आया, कैंसर ने जाके इसको अटैक किया और जाके यहाँ से जो एपीसी जीन थी उसको खत्म करवा दिया। जब एपीसी जीन को खत्म करवा दिया तो अब हमारे पास जो कैंसर था उसका रिस्क बनने लग गया, क्योंकि हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन खत्म हो गई। जब ये रिस्क बनने लग गया, अब क्या किया, अब उसने जो हमारे पास क्रास जीन थी, अब मैं आपको बताता हूँ जो क्रास जीन होती है ये क्या करती है, ये आपके पास बेसिकली सेल डिवीजन करवाती है। यानी फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल की बात करें, ये मेरे पास सेल है तो इनकी जो डिवीजन होती है वो क्रास जीन का काम होता है। तो कैंसर करता क्या, कैंसर जाके ये जो क्रास जीन होती है ना इसको म्यूटेंट करवा देता है, इस जीन को खत्म करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है वो खत्म होगी। और कैंसर जाके इस क्रास जीन को म्यूटेंट करवा देता है ताकि क्रास जीन की मल्टीपल कॉपीज बन जाए और क्रास जीन आगे से सेल डिवीजन को और बढ़ा दे। जब सेल डिवीजन हमारी और बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास जो कोलोन के कैंसर होंगे उसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर यही जो होगा आगे हमारे पास मेजर कार्सिनोमा में शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ये आपके पास फिर जो है ये स्टेजेस, हमारे पास स्टेजेस में चला जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास इसके बाद पहले हमारे पास ये काम हुआ, पहले क्या हुआ, एपीसी जीन लॉस हुई, फिर हमारे पास क्रास जीन म्यूटेशन हुई, कार्सिनोमा हुआ, फिर हमारे पास पहले म्यूकोसा इन्वॉल्व हुई, फिर सब म्यूकोसा हुई, फिर मस्कुलैरस हुई, फिर सिरोसा हुई एंड देन हमारे पास लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए। ये हमारे पास सारा का सारा जो है ना वो कोलोरेक्टल का था सीन। ठीक है, ये आप लोगों ने इसी तरह ही याद कर लेना।